नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 21 जनवरी और आज जुम्मे का दिन है, मतलब है फ्राइडे, मतलब है शुक्रवार। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम कल के दिए हुए कुछ क्वेश्चंस के कमेंट पर नज़र डालेंगे, जहां पे हमारे एस्पिरेंट्स ने रिप्लाई किया है, जो हमने कल रिक्वेस्ट की थी, उनसे पूछा था उनसे। शिवांगी ने कहा, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट इनिशिएटिव। शिवांगी, आई रियली अप्रिशिएट दैट आप डेली बेसिस पे हमारा एनालिसिस देख रही हैं, एंड आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर इन ऑल योर ग्रुप्स इन केस इफ इट इज़ एडिंग वैल्यू। आपके तैयारी में ज़रा सा भी अगर थोड़ी सी भी मदद मिल रही है आपको, तो आप प्लीज़ वर्ड ऑफ माउथ बनिए और आप शेयर कर सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम। लता, so Lata has been very consistent and she has been writing and following very consistently। पूरा वीडियो देखती हैं लता, एंड वेरी वेल डन। ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ अ मेथड in which all the expenses are evaluated each time budget is made। Absolutely right। ऑक्ट्रॉय टैक्सेस भी एब्सोल्युटली राइट है। जैसे ही किसी भी राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर कोई सामान आता है, वो हम एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय टैक्स लेते हैं। हालांकि इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है जब से जीएसटी आया है। ठीक है। जेंडर बजटिंग, अ वे ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट इक्वालिटी थ्रू प्रोसेस। एब्सोल्युटली Jayant, I have seen you first time commenting, so well done and keep commenting buddy। आपका बिल्कुल जवाब सही है। ऑक्ट्रॉय इज चार्ज एज एंट्री फी एंड लिवाइड एज ए सेल्स टैक्स। ठीक है। बेसिकली पहले के टाइम पे ये सिटीज़ को ये पावर हुआ करती थी, लेकिन जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है, वो पावर छिन गई है और कहीं ना कहीं ये टैक्सेस भी रॉब हो जा रहे हैं। ठीक है, ऑक्ट्रॉय टैक्सेस। सोनम ने कहा है, थैंक यू सो मच सर, एंड मैं सोनम को भी कहता हूँ थैंक यू सो मच सोनम फॉर वॉचिंग अस एंड कीप स्टे ट्यून्ड। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर्स हम कवर करते हैं यहाँ पे। लता ने एक और रिप्लाई यहाँ दिया है, वाई डू पीपल वॉन्ट टू बी अनोनिमस ऑन सोशल मीडिया, एंड इट्स एक्चुअली ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 21st सेंचुरी के, और जैसे जैसे हमारा आईटी सेक्टर, इंटरनेट, सोशल मीडिया बूम होगा, ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। और आपका भी जवाब सही है लता। अगर हम इसको प्रोग्रेसिव स्टेप की तरफ देखें, अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखें, तो आपने जो मेंशन किया है, इट्स परफेक्टली फाइन दैट बिना किसी कास्ट, क्रीड, जेंडर, जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा अगर हम अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। जैसे ही हम अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं, तो अपने आप एक प्री कंसीव नोशन सामने आ जाता है। अरे ये तो लड़की है, अरे ये तो लड़का है, अरे ये तो शादीशुदा है, अरे ये तो डाइवोर्सी है, अरे ये तो छोटा बच्चा है। तो ये सारे प्री कंसीव नोशन हम ले लेते हैं। सो दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म एक्चुअली, बट साइमल्टेनियसली हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ठीक है, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी उतना ही है जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, सो वेल डन गाइज। ये जो एमसीक्यू था, इसका मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया, आई वॉज सरप्राइज। सो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ए होगा और इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ के समझ लेना और वीडियो पॉज करके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इन केस मैं गलत भी हो सकता हूँ। ओके, तो कभी ऐसा कुछ है नहीं कि आई कैन नॉट बी रॉन्ग। आई ट्राई टू बी एज क्लोजेस्ट एज पॉसिबल उस आंसर के करीब। तो लेट मी नो इन केस द आंसर इज राइट। इन केस यू हैव डिफरेंट आंसर, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी से हम चलते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस पे। आज वहाँ जाने से पहले प्लीज़ आप बेल आइकॉन को प्रेस करिए। सिविल्स डेली का जो बेल आइकॉन है, वहाँ प्रेस करिए, बिल्कुल बगल में है आपके, जब आप वीडियो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, सो दैट यू गेट द रेगुलर अपडेट्स। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी आप मिस कर जाते हैं, कभी कभी आप वीडियोज़, ठीक है, मिस कर जाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो ये प्लेलिस्ट है हमारी, इसके थ्रू आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वीकेंड्स के वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो डिकोडिंग यूपीएससी के नाम से ये वीडियोस आते हैं, जहाँ पे आपको सारे WH क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि कब क्या कैसे करें तैयारी। ऑलराइट, चलिए तो आज के एडिटोरियल एनालिसिस पे हम चलते हैं दोस्तों। ये है हमारे मतलब की बात, सेंटर टू अमेंड आईएएस कार्डर रूल्स। ठीक है, ये न्यूज़पेपर के थ्रू हम चलते हैं। आज का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, पूरे हिंदू में
जो मुझे लगा कि आज हम एक आर्टिकल कवर कर सकते हैं वो ये था, ड्रॉप आईएएस cadre रूल अमेंडमेंट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि और कुछ हमें कवर करना चाहिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ये एक आर्टिकल था, जेंटलमैन स्पाई मास्टर हु हैड इंडियन एंथ्रेल्ड। ये बेसिकली रॉ के जो फाउंडर थे, नागेश्वर नाथ सर, जिसको आर एन काव भी कहते हैं, उन वो, हालांकि ये जो एजेंसीज हैं रॉ, आईबी, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने कवर नहीं किया है। और बेसिकली इनकी स्टोरी बताई गई है इसमें, कैसे इन्होंने, मतलब कैसे ही इज़ एन एक्सेप्शनल ऑफिसर, कैसे इंदिरा गांधी जी के साथ इनका सांठगांठ बैठी, राजीव गांधी जी के साथ सांठगांठ बैठी, और कैसे इन्होंने रॉ को यहाँ से फर्श से अर्श तक लेके गए। सो हम इसको कवर नहीं करेंगे, हम कवर करेंगे क्या, जूम कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ड्रॉप द आईएएस कैडर रूल्स अमेंडमेंट्स, ठीक है। सो आई थिंक ये सबको पता होगा इसके बारे में कि ये चर्चा क्यों है, अगर आप सक्रिय होंगे, अगर आप एक्टिव होंगे हमारे करंट अफेयर एनालिसिस में। सो वी ऑल नो दैट ये रूल्स क्यों हैं, ये क्या बात हो रही है। तो हम इसका एंगल समझेंगे एक, ठीक है। एंगल बोले तो कि हम जो अमेंडमेंट्स यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, ठीक है। सो बेसिकली थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझते हैं, थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। आप एक आईएएस ऑफिस, एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप एग्ज़ाम देंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, और फिर इंटरव्यू, आप क्वालिफाई करेंगे, फिर आप लगभग साल भर की आपकी ट्रेनिंग होगी। और अगर आप ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये अगर आप बन जाते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, ठीक है। बेसिकली जो आईएएस हैं एंड आईपीएस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर और पुलिस सर्विसेज ऑफिसर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं, और पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं हिंदी में, ये ऑल इंडिया सर्विस होती है, ठीक है। जब आप क्रैक कर लेते हैं, आपके एक साल के ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी डिप्यूटेशन होती है, कहाँ पे, स्टेट में। मतलब कि ये एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है, ये यूनियन है, ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये कंडक्ट कर रही है एग्ज़ाम, लेकिन आपको जॉब कहाँ करनी है, स्टेट में, राज्यों में जॉब करनी है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि जिनका कैडर बहुत अच्छा होता है, टॉप 50-40 रैंक वाले, जो कि अगमुक कैडर में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, यूनियन टेरिटरीज में ये लोग जाते हैं, ठीक है, दामन एंड दीव एंड लक्षद्वीप वाले एरिया में ये लोग डिप्यूट होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम, इनको स्टेट में भेजा जाता है, और सबसे पहली पोस्ट क्या मिलती है, एसडीएम की, ठीक है, एसडीएम की पोस्ट मिलती है। उसके बाद फिर आप डीएम बनते हैं, फिर उसके बाद आपका लेवल इंक्रीज होता रहता है, फिर आप सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर आप अपने पोजीशन में, ब्यूरोक्रेसी में फिर ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ मुद्दा है सेंटर और स्टेट का। एक यूनियन गवर्नमेंट की पूरी फंडिंग लगती है, उसका रिसोर्सेज यूटिलाइज करके एक आईएएस ऑफिसर बनता है, उसको फिर स्टेट में भेज दिया जाता है कि जा तू उस शहर के, उस राज्य के, उस स्टेट के को ड्यूटी अपनी डिस्चार्ज कर, ठीक है। ये मामला क्लियर हो गया, यहाँ पे आप समझ में आ गए, ठीक। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो किसी की भी हो सकती है, एनडीए या फिर यूपीए, एनीबडी, वो समय समय पे ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र करती रहती हैं, ठीक है, या फिर उनको स्टेट में ले लेती हैं, सेंटर में ले लेती हैं। मतलब एक आईएएस ऑफिसर जब ड्यूटी करता है स्टेट में, ठीक है, कुछ प्रमोशंस के बाद जब वो सीनियर आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है, प्रमोशंस के बाद, तो एक टाइम पे फिर वो मिनिस्ट्रीज में आ जाते हैं, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री, इनके सेक्रेटरी बन जाते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग कमीशन हेड बन जाते हैं। जितने भी आप ये कमीशंस कमेटी देखते हो, इनको आईएएस ऑफिसर ही तो लीड करते हैं, जितने भी ये आपकी मिनिस्ट्रीज है, ठीक है, इनके सेक्रेटरी कौन होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ओके। मिनिस्टर्स दे आर द ओनली फेस, ये सिर्फ और सिर्फ चेहरा है हमारे सरकार का, हमारी जनता का। बैकग्राउंड में हर जगह तो ऑफिसर्स ही काम कर रहे हैं, आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स, ओके। जहाँ सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है, वहाँ पे आईपीएस जाते हैं, सीनियर आईपीएस पोस्ट होते हैं, जैसे आईबी हो गया, इंटेलिजेंस, सीबीआई हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हो गया,
और एनआईए हो गया, कई सारी ऐसी एजेंसीज हैं, बॉडीज़ हैं जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स डेप्यूट होते हैं सीनियर बन के। ठीक, यहाँ क्या मुद्दा है कि सेंटर कह रहा है कि स्टेट जब एक आईएएस ऑफिसर सीनियर हो जाता है तो सेंटर जो है वो, सॉरी, स्टेट जो है वो सेंटर को फिर वापसी नहीं दे रहा है उस आईएएस ऑफिसर को। इस वजह से यूनियन गवर्नमेंट में काबिल ऑफिसरों की कमी हो गई है। ठीक है, वो पोस्ट बहुत सारी खाली हैं। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, चीफ सेक्रेटरी की, ये सारे पोस्ट खाली हैं। तो यहीं पे मुद्दा आ रहा है कि अब यूनियन गवर्नमेंट ने सेंटर को 25 जनवरी तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 4 अमेंडमेंट निकालेंगे, किसमें, आईएएस कार्डर रूल्स अमेंडमेंट एक्ट जो 1954 है उसमें हम 4 अमेंडमेंट निकाल रहे हैं। आपके पास 25 तारीख तक का टाइम है, आप अपने विचार हमें बताइए, अदरवाइज लास्ट रिजॉर्ट तो यही है कि सेंटर का डिसीजन ही माना जाएगा। वहीं पे ये पूरा का पूरा आर्टिकल मेंशन करता है जो कि जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है आपके, फेडरलिज्म। ठीक है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू दी फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये मुद्दा कब आया था? ये मुद्दा गरम, खैर टाइम टू टाइम पे ये मुद्दा गरम होते आया है। रिसेंटली हमने देखा कि लास्ट ईयर जब ममता बनर्जी जी वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रही थी, लास्ट मार्च की बात है या अप्रैल की बात है, जब ये चुनाव लड़ रही थी, इलेक्शन लड़ रही थी, तो वहाँ पे सेक्रेटरी थे, स्टेट सेक्रेटरी थे, उनको ममता बनर्जी ने 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी थी। ठीक है, उनको ये कहा गया था कि आप और रुक सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे जो यूनियन गवर्नमेंट है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हम जो आपके आईएएस ऑफिसर हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर जो सेक्रेटरी हैं, उनको हम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हेड कराना चाहते हैं, तो आपको डेप्यूट करना पड़ेगा, आपको उनको रिलीज करना पड़ेगा। बस ममता बनर्जी ने कहा कि अरे चुनाव सर पर है, हमारे इतने काबिल ऑफिसर रहेंगे तो कुछ अच्छा सजेशन देंगे, सुझाव देंगे, आप ऐसे कैसे तुरंत कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग बाद में कर लीजिएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा तब कर लीजिएगा। सेंटर ने कहा नहीं, अभी ज़रूरत है। ठीक है, सेम सिचुएशन देखा गया, कई बार देखा गया, मैंने एग्जाम्पल पे मैंने ये लगा रखा है, तमिलनाडु सस्पेंड्स आईपीएस ऑफिसर सून शी ज्वाइंस सीबीआई, मतलब कि यूनियन को ज्वाइन कर लिया, सो सस्पेंड कर दिया। ठीक, तो ये सेंटर स्टेट का मामला चल रहा है। ठीक है, तो एक दोस्तों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, देखो हम एक घर में रहते हैं, हम इंडिया हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना कि घर में बर्तन है तो फिर आवाज़ होगी ही। ठीक है, स्टेट है, राज्य हैं और यूनियन गवर्नमेंट है, कई सारे सरकारें हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आवाज़ तो होगी, क्रिटिसिज्म, कंसर्न्स होंगे, लेकिन यही तो क्वालिटी है, यही तो मज़ा है ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कि कैसे हम इन मुश्किल सिचुएशन में कैसे दो असहमत लोगों को साथ मिला के हम काम कर सकते हैं। ठीक है, यही तो मज़ा है ना डेमोक्रेसी का, यही तो मज़ा है ना कि एक सॉवरेन स्टेट है। ठीक, चलिए समझते हैं हम लिटरेचर। So, Rule 1 of the IS Cadre Rules dealing 1954 deputation has sought the views of state government 25 जनवरी 2022 तक डेट है उनके पास। अभी जो एग्जिस्टिंग रूल है वो ये कहता है, रूल 6, ये आपके दिमाग में अब ये फीड हो जाएगा कि रूल 6 का क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि कोई भी कैडर ऑफिसर होगा, ठीक है, कोई भी आईएएस ऑफिसर होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी दूसरे स्टेट में या किसी पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, अगर उसको डेप्यूट होना है, अगर उसको वहाँ पे अपॉइंट करना है, तो वहाँ पे स्टेट की, जो उसका करंट स्टेट है, करंट स्टेट का कॉन्करेंस सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर स्टेट कॉन्करेंस देने में असहमत है, सक्षम नहीं है, तो फिर लास्ट रिजॉर्ट आता है यूनियन गवर्नमेंट के पास, मतलब कि सेंटर के पास, और सेंटर फाइनल करेगा कि अब मामला क्या करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बात यही कहा गया है, मैं साफ, इजी, आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेंटर टू अमेंड आईएएस अमेंडमेंट रूल
ठीक है। प्रपोज 4 अमेंडमेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था 4 अमेंडमेंट हैं जिन्होंने प्रपोज किए हैं। 2 अमेंडमेंट ऐसे हैं जो कि थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट की बात ये थी, फर्स्ट अमेंडमेंट ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर को डिले कर रही है सेंटर में डिप्यूट होने से, ठीक है। जैसे मैंने अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात कही थी कि सेंटर कह रही थी कि उनको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में चाहिए, ठीक है, ही वांट्स टू हेड, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डिले कर रही थी। उसमें ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर डिले करेगी सेंटर में सेंटर के इमीडिएट अफेक्ट को, जो डिसीजन को, विद इन स्पेसिफाइड टाइम, अब जो रूल ये कह रहा है कि द ऑफिसर शैल स्टैंड रिलीव्ड फ्रॉम द कैडर फ्रॉम द डेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि ऑफिसर को एक नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता था फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल डेप्यूटेशन, ठीक है। पहले ऑफिसर को इंतज़ार करना पड़ता था, जो आईएएस ऑफिसर हैं, अब उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब जो है, अगर स्टेट गवर्नमेंट डिले की तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तारीख निकालेगी और उस तारीख पे इनको आना ही पड़ेगा, इनकी मर्जी भी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, आना ही पड़ेगा सेंट्रल में। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और इस पे भी चर्चा हो रही है। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि अब सेंटर डिसाइड करेगा कि कितने ऑफिसर्स स्टेट में डेप्यूट होंगे, ओके, और वो भी स्टेट के कंसल्टेशन से डिसाइड होगा। और बेसिकली स्टेट शुड मार्क एलिजिबल नेम ऑफ सच ऑफिसर्स, ठीक है। बेसिकली एक लिस्ट जारी होती है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, एक लिस्ट जारी होती है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई हमें इतने ऑफिसर्स चाहिए, इतनी क्वांटिटी के ऑफिसर्स चाहिए और ये चाहिए। उसके बाद वो लिस्ट जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको रिलीज करती है। अब इनका कहना है कि द सेंटर विल डिसाइड द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू बी डेप्यूटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट, ठीक है। पहले ये बात स्टेट पे होती थी कि जब तक स्टेट रिलीज करेगा तभी हम करेंगे, लेकिन अब पहले ही ये बात कह दे रहे हैं कि अब सेंटर डिसाइड करेगा कितने ऑफिसर्स डेप्यूट होंगे यहाँ पे, ताकि जो शॉर्टफॉल है वो शॉर्टफॉल ना हो, ठीक है। अभी जो नॉर्म चल रहे हैं, अभी जो एग्जिस्टिंग नॉर्म है वो ये है दैट स्टेट्स हैव टू डेप्यूट ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग आईपीएस ऑफिसर्स टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जो उल्टा चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंटली at any point of time the deputed officers cannot be more than 40% of the total cadre strength, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट क्या है? सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट अब पहले ही सेंटर जो बॉल है अपने हाथ में ले रहा है, उसके बाद फिर कह रहा है कि अब आप बताइए स्टेट, अब आपको ऑफिसर्स कौन कौन से चाहिए और कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। थर्ड अमेंडमेंट एक्ट, थर्ड अमेंडमेंट एक्ट बहुत सिंपल सीधा है और एक तरीके से कह सकते हैं कि अथॉरिटेरियनिज्म वाली बात हो रही है। इन केस ऑफ एनी डिसअग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये ऐसा कर सकती है कि मुद्दा पेचीदा हो जाए और स्टेट गवर्नमेंट रिजॉल्व ना कर पाए, तो बाकी लास्ट रिजॉर्ट कहाँ आता है? लास्ट रिजॉर्ट वहीं आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसएग्रीमेंट को फिर रिजॉल्व करेगी, ठीक है। द स्टेट शैल गिव एन अफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सेंटर विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। अभी भी यही बोला गया है, अभी भी सेंटर ने, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट को 25 जनवरी तक का टाइम दिया है। अगर 25 जनवरी तक स्टेट कुछ ऐसे तर्क तथ्यों के साथ नहीं आती है, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट अपना फैसला सुना देगी, ठीक है। इनफैक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा भी बोल दे जिससे डिसएग्रीमेंट हो, तब भी यूनियन गवर्नमेंट अपना फैसला सुनाएगी। चित भी मेरी पट भी मेरी ठीक है। सो फोर्थ अमेंडमेंट ये है, और ये एक सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट होने वाला है। फोर्थ अमेंडमेंट ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट कभी भी किसी को भी स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी अगर आईएएस आईपीएस ऑफिसर है उसको बुला सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। किस लिए?
पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट हो देश को कि उस ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व करना चाहिए, डिप्यूट करना चाहिए, तो पब्लिक इंटरेस्ट के तहत वो ऑफिसर तुरंत डिप्यूट होगा वहाँ पे, एंड द स्टेट शैल गिव द अफेक्ट टू डिसीजन इन ए स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, मतलब कि ये है जो अभी हम ममता बनर्जी वाला केस देख रहे थे, उसमें भी यही हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई हमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के लिए हमें ये ऑफिसर चाहिए, और ये पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो सेंटर को स्टेट को ये करना पड़ेगा, ओके, स्पेसिफाइड टाइम के लिए। तो ये कुछ 4 अमेंडमेंट हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, ये पूरे आर्टिकल में ये सारी लॉन्ग टर्म डैमेज से रिलेटेड बातें कही गई हैं। बेसिकली सी द पुअर वर्किंग कंडीशन इन जूनियर लेवल पोस्ट्स, एसडीएम तो एंट्री लेवल पोस्ट होती है एक आईएएस ऑफिसर की। ठीक है, उसके बाद फिर डीएम, ठीक है, फिर सीईओ कभी कभी बन जाते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांच के। ठीक है, उसके बाद फिर सेक्रेटरी बनते हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब स्टेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लोग क्यों नहीं आना चाहते हैं सेंटर में। स्टेट में रहने के बाद एक एक आईएएस ऑफिसर बिल्कुल ही कि बहुत ही वैल्यूएबल पोजीशन रहती है कि हम यूनियन से होके आए हैं स्टेट पे और हमारी पोजीशन बिल्कुल धाकड़ है, मतलब रौले वाली पोस्ट तो होती ही है। ठीक है, एकदम ज़बरदस्त। लेकिन जब वापसी हम जाते हैं, जब वापसी हम यूनियन गवर्नमेंट के डेप्यूटेशन पे होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ में होते हैं, दिल्ली जब हम आके बैठते हैं, तो यहाँ कहा गया है कि यहाँ पे बहुत ही ओपेक और आर्बिट्ररी सिस्टम है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे एम्पैनलमेंट की, सीनियर लेवल पोस्ट की। ठीक है, लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एट ऑल लेवल्स आर द रियल रीज़न ऑफ द शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। किसी किसी को रिटायरमेंट से पहले ही उनको रिटायर कर दिया जाता है, और किसी किसी को डिप्यूट कर दिया जाता है, किसी को इतनी सिक्योरिटी नहीं है, किसी किसी को ऐसे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है कि मतलब उसकी जो छवि है, जो क्वालिटी है, वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। ठीक है, और सेंटर क्या करते हैं, लैटरल एंट्री। ठीक है, ये एक पूरा अलग ही टॉपिक है। सो लैटरल एंट्री, जैसे मनमोहन सिंह जी आए थे लैटरल एंट्री से, और कई सारे लोग आए थे लैटरल एंट्री से, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बहुत सारे लोग आ चुके हैं लैटरल एंट्री से। ठीक है, एक ये बैकडोर है, बैकडोर नहीं कहेंगे, एक ये ऐसा डोर है जहाँ पे उस फील्ड से रिलेटेड बहुत ही एडुकेटेड और बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है जिनका, वो लोग आते हैं। जैसे साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई आ गया, एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ गया, मनमोहन सिंह जी जैसे आए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें पुश करती हैं एक आईएएस ऑफिसर को, एक आईपीएस ऑफिसर को कि भाई मुझे स्टेट में ही रहने दो, मैं सेंटर में नहीं जाऊंगा। ठीक है, नाउ लॉन्ग टर्म डैमेज क्या है। लॉन्ग टर्म डैमेज ये है कि सबसे पहली बात तो स्टेट के साथ ये एक नाइंसाफ़ी है कि जब सेंटर को सही फील होगा तो मंगा लेंगे, तो फिर इनको डिप्यूट कर लेंगे, वापस बुला लेंगे। स्टेट की जो एक एक राइट है, ठीक है, उनका ये जो मूल अधिकार है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, वो हनन हो रहा है उसका। द सीरियस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर राइट टू डिप्लॉय आईएएस ऑफिसर as they deem best, specifically when the cutting edge of the policy implementation is mostly at the state level. State level मतलब state को ही थोड़ा सा sacrifice करना पड़ता है इसमें। ठीक है, और if state begins to doubt the loyalty of the IAS officers, they are likely to reduce the number of IAS cadre posts and also annual IAS officers. ये भी एक खतरा है। ठीक है, कि अब state कम आईएएस ऑफिसर्स को करेगा, क्योंकि जब उसको पता है कि जब ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं, ये फिर मिनिस्ट्री में चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, तो फिर हम क्यों ही निकालें इतनी ज़्यादा पोस्ट, फिर एक लिमिटेड पोस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो एक फ्यूचर में आने वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप भी इन सारे मुद्दों को देखते हुए आप कहेंगे यार मैं तो बनूंगा ही नहीं आईएएस ऑफिसर, मैं तो रहने दो, मैं तो ठीक हूँ, मैं फॉरेन सर्विसेज जाऊँगा, फॉरेस्ट सर्विसेज जाऊँगा, या कोई भी अदर सर्विसेज लूँगा, नहीं चाहिए मेरे को आईएएस। शुरू के 10 साल तो बिल्कुल मक्खन है, एकदम दामाद जैसे ट्रीट किया जाता है, उसके बाद फिर आलोचनाएं पे आलोचनाएं, और फिर गुड्डे गुड़ी का खेल बन जाता है, आप इधर आप इधर। ठीक है,
तो ये एक बहुत बड़ा गर्म मुद्दा आगे के लिए बन सकता है, ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बन सकता है। तो आप ध्यान से सोच समझ के अपने डैफ में प्रेफरेंसेस भरिएगा। ओके, आज का फैसला आपका कल निर्भर करेगा। तो अच्छे तरीके से सोच समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो इस आर्टिकल को ख़त्म करते हुए हम चलते हैं कि थिंक अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर स्टेट की बात आ रही है, यूनियन और स्टेट की बात आ रही है, तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में ज़रूर बात करेंगे। नानी पालखीवाला ये बहुत ही महान अधिवक्ता, एडवोकेट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं, और बहुत सीनियर, बहुत रेप्यूटेड, बहुत ही पढ़े लिखे, एक से एक जजमेंट, एक से एक केस लड़े इन्होंने, और सरकार को नाको चने चबवा दिए थे इन्होंने, ठीक है। ज़बरदस्त व्यक्ति हैं। मुझे सर्च करके बताइएगा कि इनके कुछ लड़े हुए केसेस का नाम, ठीक है। मुझे मन तो आ रहा है मैं बोल दूं अभी, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। नानी पालकीवाला ये पारसी समुदाय से हैं, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से हिस्टोरिकल केसेस लड़े हैं जिनमें इनकी जीत हासिल हुई है, और एक पूरे इंडिया को हिस्टोरिकल जीत दिलाई है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट केसेस इन्होंने लड़े हैं जिसमें भारत का इतिहास बदल दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा दिया है, ठीक है। ये कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूरी है इनके बारे में जानना, ठीक है। इन्होंने कहा था कि एक आपसी समझौता होना चाहिए, ठीक है, एक बातचीत से समझौता होना चाहिए, नेशनल समझौता होना चाहिए, और ये बात रखनी चाहिए कि आप सेंटर यूनियन हैं पूरे स्टेट के, आप वाइसरॉय नहीं हैं इंपीरियलिज्म या फिर कॉलोनियलिज्म के, कि आप अपनी मर्जी का ही करेंगे, आप एक अथॉरिटेरियनिज्म फॉलो करेंगे, नहीं। यू आर नॉट सेंटर, यू आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, ओके। और ये पैरामाउंटेंसी जो है चल रही है, अथॉरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, ये नहीं चलेगी। सेंटर दैट इट हैज़ नॉट इनहेरिटेड द वाइसरॉयज मेंटल, ओके। द सेंटर, द यूनियन would have no moral authority to govern unless it displays a sense of constitutional morality, ठीक है, particularly a sense of justice and fairness towards the state, ठीक है। राज्यों के समूहों से ही बनता है हमारा भारत, और हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं, ना कि हम एक सेंटर है, ठीक है। तो ये नानी पालकीवाला ने कहा है कि सेंस ऑफ फेयरनेस, सेंस ऑफ जस्टिस होना चाहिए राज्यों के साथ, और राज्य हैं तो ही हम हैं, ठीक है। हमसे राज्य नहीं है, राज्य है तो यूनियन है, तो सेंटर है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो लोकसभा है, तो राज्यसभा है, ओके। दूसरी चीज़, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्टेट्स हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस and they have an important role to play in political, social, educational and cultural life of the people as a union, okay? तो ये एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या था, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में ये लगभग मैं 2-3 बार बता रहा हूँ कि एसआर बोम्मई केस आया है बहुत सारे मामलों में, ना कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और फेडरलिज्म के मामले में, बल्कि इलेक्शन से रिलेटेड मामले में, गवर्नर से रिलेटेड मामले में, प्रेसिडेंट से रिलेटेड मामले में, इमरजेंसी से रिलेटेड मामले में, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि अगर स्टेट और अगर कोई यूनियन गवर्नमेंट सरकार किसी राज्य पे इमरजेंसी इम्पोज कर रही, प्रेसिडेंशियल रूल लगा रही है, तो उसकी जुडिशियल रिव्यू होगी। इसी से आया था, इसी केस से आया था। ये रहा वो पूरा गाइडलाइंस। आप वीडियो पॉज करिए, समझिए, पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप, ओके। मैं आगे चलता हूं इसमें। ये है आपके मेंस लेवल का क्वेश्चन। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंडली कमेंट हियर, कमेंट करके आप बताइए फ्रेमवर्क, ठीक है, जैसे लता ने बताया था, जैसे कार्तिक बताते हैं, और भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, कुशाग्र वगैरह, ये लोग बताते हैं। आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या होगा, क्या लिखेंगे आप,
और जबकि ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आ चुका है 2015 में। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड। कमेंट करके आप देखिए, वीडियो पॉज करिए, देखिए कौन सा इसका आंसर होगा, ये कमेंट करके बताइए। दूसरा ये एमसीक्यू है और एक ये एमसीक्यू है, मैच द फॉलोइंग। ये भी वीडियो पॉज करिए, आप कमेंट करके बताइए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फेडरलिज्म की बात है, एक ना एक क्वेश्चन तो फंसेगा, ये लगा लो आप। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक, हालांकि और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, मैं कवर नहीं करूँगा। ऑलरेडी ये फ्राइडे का टॉपिक है, और ये कोर्ट एंड कॉम्पनसेशन, येमेन ट्रेजेडी, ये ऑलरेडी करंट अफेयर में आद्या मैम ने कवर कर चुकी हैं मैम। ठीक है, तो हम आते हैं ट्रीट द पेन। ये इंडियन एक्सप्रेस का भी, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ खास था नहीं, इसलिए ये भी आर्टिकल मुझे समझ में नहीं आया। मैं अपने तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, इतना ज़्यादा फैक्चुअल नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट लेवल का आर्टिकल है ये रिसर्च एनालिसिस वाला आर्टिकल है, ये R&A वाला। आपको ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हटा दीजिए, मैं बता दूंगा इसका एसेंस क्या है। ठीक है, 10 मिनट में हम सब खत्म कर देंगे इसको। जीएस पेपर 3 का टॉपिक है ग्रोथ, डेवलपमेंट, मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, एमएसएमई से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि कोविड पैंडमिक की वजह से ना कि सिर्फ इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल सेक्टर अफेक्ट हुआ है, बल्कि फॉर्मल सेक्टर भी अफेक्ट हुआ है। इनका कहना ये है, इनका आंकड़ा है ये, कि जो प्रोविडेंट फंड है ना, ईपीएफओ, वो टाइम टू टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई, क्योंकि पैसा नहीं था लोगों के पास कोविड-19 से रिलेटेड सिचुएशन में ट्रीटमेंट के लिए, तो बहुत लोगों ने पीएफ विड्रॉ किया अपना। ठीक है, सबसे ज़्यादा पीएफ विड्रॉ हुआ था 19-20-21 वाले टाइम पे। ठीक है, मतलब कि जब पीएफ विड्रॉ हो रहा है तो ऑफकोर्स आदमी के पास वो वाली सेविंग्स नहीं है, तभी तो पीएफ विड्रॉ कर रहा है। पीएफ बहुत जल्दी लोग विड्रॉ नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो एमएसएमईज हैं, ठीक है, तो एमएसएमईज में बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, तो हमें एमएसएमई को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई एक वो सेक्टर है जो हमारे जीडीपी का 1/3 पार्ट है और कंट्रीब्यूट करती है हमारी जीडीपी को। और ये वो सेक्टर है जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, फॉर्मल वर्कर के पास तो चलो सोशल सिक्योरिटी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन इनफॉर्मल वर्कर के पास सोशल सिक्योरिटी बहुत कम है, कहीं कहीं है ही नहीं। इसी मुद्दे पे आज ये बात हो रही है कि एमएसएमई को कैसे हम प्रमोट करें, क्या इश्यूज थे उसके, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड हैं। ठीक है, यही बात की गई है, चाहे वो एमजी नरेगा से रिलेटेड हो, या फिर कोई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, या फिर कोई छोटी सी कोई छोटा प्रोडक्ट बना रही है, या किसी का प्रिंटर का काम है, या किसी का साबुन का काम है। ठीक है, कोई इंडस्ट्री है छोटी मोटी। डिस्ट्रेस परसिस्ट इन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर एंड एंटरप्राइज एंड ऑल्सो इन फॉर्मल इकोनॉमी। तो आइए हम देखते हैं आज का ये आर्टिकल है क्या कहता है। सो व्हाई इंडिया नीड एमएसएमईज। See, micro, small and medium enterprises has always played a vital role in Indian economy. कहते हैं not only do the 6.3 crore MSME in India contribute 1/3, but also provide employment to the large section of society. Okay, मुझे पता है, मेरा एक फ्रेंड है जिसने रिसेंटली एक कंपनी स्टार्ट की है, और वो जॉब दे रहा है बेरोजगारों को, इनफॉर्मल लोगों को भी जॉब दे रहा है। इनफैक्ट फॉर्मल तो है ही, मतलब जो ऑफिस सेटअप में होता है 9 to 5 जॉब, सोशल सिक्योरिटी, ये आपके इंश्योरेंस वगैरह है। इनफॉर्मल लोगों को भी, जैसे लोग आते जाते रहते हैं, लोग उनके कुछ सामान उठाना है, कुछ सामान ले आना है। ठीक है, रेस्ट moreover, the sector is critical source of livelihood and provide nearly 1 million jobs, 110 million jobs, right? Therefore, with the current emphasis of Atma Bharat Abhiyan, these MSME have become even more significant in India's economic and financial strategy. ये एक बहुत important concept है, जहाँ पे हम ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत वाला। Here, therefore, there was significant signs of slowdown due to COVID-19
ठीक है, ऑन डिमांड साइड से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए, सप्लाई साइड में डिमांड में कोविड-19 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में, सप्लाई साइड में जीएसटी आया, इस वजह से डीमोनेटाइजेशन आया, इन वजह से एमएसएमईज को थोड़ी थोड़ी दिक्कत टाइम टू टाइम आती रही है। वही दिक्कत हम अभी समझेंगे। इश्यूज क्या हैं? सी, इश्यूज एंड चैलेंजेस इन एमएसएमई। पहली बात तो लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन amongst MSMEs. The main reason for the credit gap is the lack of formalization. जब formalization बोले तो ऑलमोस्ट 86% ऑफ MSMEs ऑपरेटिंग इन कंट्री आर अनरजिस्टर्ड, और जब ये अनरजिस्टर्ड हैं मतलब कि ये जीएसटी भी नहीं पे करते होंगे। ठीक है, ये देखिए अगली लाइन में कहा भी है, इवन टुडे आउट ऑफ 6.3 करोड़ एमएसएमई ओनली 1.1 करोड़ आर रजिस्टर्ड एज ए गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस रिजीम। आप सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े लेवल पे ये टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं और जीएसटी का लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है कि जो इनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, इंडियाज एमएसएमई क्रेडिट रिक्वायरमेंट हैज़ बीन लार्जली अनमेट ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू द डेटा एंड लीगेसी अंडर रिटन मेथड्स। ठीक है, तो ये लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन अमॉन्ग्स एमएसएमई होना चाहिए, फॉर्मलाइज करना चाहिए इनको। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, तो दोस्तों इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स है, रोबोटिक्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है, जिसको हम आजकल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 भी कह रहे हैं, इज अ बिगर चैलेंज फॉर एमएसएमई देन फॉर एन ऑर्गेनाइज लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि एमएसएमई को इसको रन करने के लिए भैया आपको स्किल्ड वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, और स्किल्ड वर्कर्स बहुत महंगे आते हैं। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मेरी एक दोस्त है डेटा साइंटिस्ट है, 16 लाख का पैकेज है। ठीक है, कैसे एमएसएमई सस्टेन कर पाएगा उसको? ठीक, तो ये डिमांड है मार्केट की, अब तो चल ही रहा है ये। तो इंडियाज एमएसएमई सेक्टर इज बेस्ड ऑन एन एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी विच हैम्पर्स द प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ये आप अपने क्रिएटिव दिमाग से, माइंड से ये सब लिख सकते हो आप मेंस आंसर में। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, बोले तो एमएसएमई रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड अप्रूवल्स। ठीक है, जो से लाइसेंस राज चलता था, ढेर सारे पेपर वर्क चलते थे। ठीक है, जिससे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बेचारे दर दर ठोकरे खाते हैं, भटकते हैं, कभी इस ऑफिस में कभी उस ऑफिस में। ठीक है, जैसे अभी इलॉन मस्क ने ट्वीट करके कहा था कि भाई बहुत मुश्किल है इंडिया के साथ काम करना, क्योंकि इतने सारे पेपर वर्क हैं। खैर उनकी बात अलग है, वो इंटरनेशनल लेवल की बात थी, लेकिन इंडिया में भी अगर मुझे भी एक कंपनी स्टार्ट करनी है तो थोड़े से पेपर वर्क ज़्यादा लगते हैं, थोड़े चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। ठीक है, किस लिए? गेटिंग परमिट्स, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, पेइंग टैक्सेस, स्टार्टिंग अ बिजनेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर कंटिन्यू टू बी कंस्टेंट ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, रेगुलेटरी रिस्क एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इज द डेंटेड इन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू एमएसएमई। ठीक है, फैक्टर्स दैट कैन लीड टू ग्रोथ ऑफ एमएसएमई इज द इंक्रीज इन इंटरनेट पेनिट्रेशन। देखो, जो भी चैलेंजेस होंगे ना, उसको आप अपने क्रिएटिविटी से फैक्टर्स बना सकते हो, उसको आप अपने क्रिएटिविटी से सॉल्यूशंस बना सकते हो जो चैलेंजेस होते हैं। और ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट की क्रिएटिविटी यहीं दिखती है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को डुप्लीकेट मत करिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिजिटलाइजेशन थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें कहाँ देखना है? हमें डिजिटलाइजेशन में भी देखना है। एक इफेक्टिव पॉलिसी, इफेक्टिव मेथड होना चाहिए। ठीक है, for consumer familiarization of digital payment fueled by B2C e-commerce, tie-ups with new age non-banking finance fintech companies, opportunities for budding entrepreneurs, ठीक है, campaign like Skill India, Startup India, Digital India, Make in India aim provide MSME players with a level playing field and definitive push towards enhanced creativity. ठीक है, younger generation है, they are shifting from agriculture towards entrepreneurial activities, creating job prospect for others. ये सब आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो मेरा मानना ये है, जो वे फॉरवर्ड है कि भाई सबसे पहले तो आप लेबर लॉज में चेंजेस ले आइए। ठीक है, वर्कर खुश होंगे, काम करेंगे। इंडियन लेबर कोड जो है हमारा है, और इम्प्रूविंग रेगुलेशंस, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुड बी ऑन सम फोकस एरियाज, द रिपोर्टिंग, अप्रूवल, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये वीडियो पॉज करना और पढ़ लो, देख लो, समझ लो। ये आपके मेंस आंसर का फ्रेमवर्क मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और आंसर भी है। इनफैक्ट आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, और अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं इस पूरे कंटेंट को, आर्टिकल को। ओके, ये है मेंस का क्वेश्चन। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंडली राइट, एक फ्रेमवर्क लिखिए
कि क्या होगा इस आंसर का फ्रेमवर्क, और मुझे बताइए व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर एमएसएमई रिसेंटली। कोई भी 5, ओनली टॉप 5 यू कैन टेल मी, दैट्स इट। ओके, सो उम्मीद है दोस्तों आज की एनालिसिस बहुत ही ज़बरदस्त थी और बहुत शॉर्ट क्रिस्प में हमने बताया, बात ना करके हमें लगता है आधे घंटे हो गए होंगे। सो वंस अगेन आई थैंक यू सो मच। आई शैल सी यू ऑन मंडे डायरेक्टली। मीनवाइल जो हमारा सैटरडे संडे का प्रोग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत अच्छे चीज़ें आने वाली हैं, तो उसको मिस मत करिएगा। प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट अ रेगुलर अपडेट एंड आई शैल सी यू ऑन मंडे। साइमल्टेनियसली कीप राइटिंग एंड कॉमेंटिंग व्हाट यू फील लाइक, और पूछे गए क्वेश्चंस को प्लीज़ जवाब देके बताइए कि क्या आपके विचार हैं। ठीक है, मिलते हैं मंडे को, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।